नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शाह और आपका स्वागत है डिस्टेंस लर्निंग के डेली क्विज डिस्कशन में। हमारा आज का जो क्विज है उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में से आपके जितने क्वेश्चन सही हो, आप जितने क्वेश्चन के सही उत्तर दो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलो। 3 2 4 2 या 5 के 5 उत्तर आप सही दो तो उसे कमेंट बॉक्स में दर्शाना ना भूलें आप। ठीक है। दूसरी बात ये कि वीडियो के अंत में एक मेंस का आंसर दिया है, एथिक्स पेपर से संबंधित है वो, आप उसे लिखकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड 19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु अनुबंध कृषि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित अध्यादेश पारित किया गया है या लाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उड़ीसा, चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है सी, मतलब कि उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड 19 के दौरान अनुबंध कृषि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित अध्यादेश लाया गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक किसान है, ये आलू की खेती कर रहा है। मान लीजिए इसको आलू की खेती करता है प्रत्येक साल ये। अब क्या होता है कि ये किसान जब खेती करता है तो इसकी आलू की पैदावार होती है, कई बार कम होती है, कई बार ज्यादा होती है। कई बार जो बाजार होता है उसमें आलू की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, तो जो हमारा आलू के दाम है वो गिर जाते हैं। उनके दाम 2 रुपए केजी, 3 रुपए केजी हो जाते हैं। तो कई बार किसान क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रालियों से, ट्रकों से वो जो आलू है उसको सड़कों पे फेंक देते हैं। मतलब वो प्रदर्शन करते हैं इस प्रकार से कि आप सरकार को एक प्रदर्शनकारी रूप में दिखाते हैं कि आपकी वजह से हमारी जो फसल है वो इतने कम दामों पे बिक रही है। इसको लेके सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है समझौता। मान लीजिए कि एक कंपनी है, कौन सी है, हम ले लेते हैं मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स क्या बनाती है, बर्गर बनाती है और भी चीजें बनाती है। बर्गर में लगता है आलू। अब मान लीजिए कि अब ये जो दो लोग हैं ना, ये दो बंदे जो खड़े हैं, ये आते हैं और किसान से बोलते हैं देखो भाई, ये जो आपके आलू है ना, ये आप हमें दे दो। मतलब आपकी जैसी फसल पककर तैयार होगी, हम इसको खरीद लेंगे, हम आपसे समझौता कर लेते हैं। किसान कहेगा भैया मेरे को क्या दोगे आप। तो ये कहेंगे दोनों बंदे कि देखो हम आपको पैसा दे देंगे और हम आपको उच्च तकनीक दे देंगे। ये देखो, ये लेके आए हैं ना किताब, इसमें उच्च तकनीक दी है कि आप ऐसे आलू उगाओ तो अच्छा आलू उगेगा, बड़ा आलू, उसका साइज बड़ा होगा। तो ऐसी ये तकनीक देने की बात करते हैं, वैसे ही ये पैसा देने की बात करते हैं। और जैसे ही आलू की फसल पककर तैयार होगी, किसान कहेगा कि ठीक है मैं आपको वो फसल दे दूंगा। तो इनको भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनको अपना बर्गर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मतलब कि आलू है वो इनको मिल जाएगा। इनको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, किसान आएगा सीधे इनकी फैक्ट्री में उतार देगा। और वहीं दूसरी तरफ किसान को भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई पैसा भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है और एक इंश्योरेंस मिल रहा है कि हाँ, मेरे जो आलू के दाम है वो बाजार में कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो 1 केजी मतलब 1 केजी जो आलू है उसका एक पहले से निश्चित दाम मिलने वाला है। तो इसकी भी कोई फिक्र नहीं है, इसको भी कोई फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा। मेंस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, आने की संभावना भविष्य में है। थोड़ी सी और जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ पे लिखी गई है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ओडिशा सरकार द्वारा कोविड 19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु अनुबंध कृषि से संबंधित अध्यादेश लाया गया है। कथन सी 3 जो था, जो सी वाला कथन था वो बिल्कुल सही था, हमने देख लिया था। ठीक है, आगे क्या बात की गई है कि उल्लेखनीय है कि उड़ीसा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज समिति बनाई गई है। ये जो समिति है ये अनुबंध कृषि हेतु प्रचार करने और किसानों की दक्षता में सुधार लाने हेतु सुझाव देगी। साथ ही अनुबंध कृषि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। अनुबंध कृषि का उद्देश्य किसानों के और निवेशकों को दोनों को परस्पर लाभ कमाना है या लाभ पहुंचाने का काम है अनुबंध कृषि का उद्देश्य। कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है। निवेशकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण या अग्रिम धनराशि को उपज बेचकर चुकाया जा सकता है। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो किसान है, ये जो किसान है, इसको ये लोग क्या देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि भाई आप इस प्रकार से
अपनी फसल को और अच्छी तरीके से उगा सकते हो। और दूसरी चीज क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं इसको पैसा। अब जब ये पैसा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो किसान इनको क्या देगा, किसान इनको देगा जो इनकी फसल है, जो उपज है, उसको बेचकर ये जो कर्ज लिया था अल्टीमेटली किसान ने, वो कर्ज चुका देगा। इस अध्यादेश में भूमि अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान को प्रदान नहीं किया गया है। मतलब कि अगर ये किसान इन लोगों को लैंड बेचना चाहे, वो कहे कि देखो भाई आप तो पूरे ही खेत ले लो, तो नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये जो अध्यादेश है इसमें ऐसी बात कोई नहीं की गई है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से संबंधित है। क्वेश्चन बोलता है कि चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये किस राज्य में है। नीचे दिए गए हैं चार ऑप्शन, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर और चौथा और आखिरी है असम। 5 सेकंड इसके उत्तर देने के लिए। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी। आप ये अद्भुत नजारा देखिए, ये चोलामू झील का ही है। कहां पर स्थित है ये झील, ये है सिक्किम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिक्किम में स्थित है ये झील। व्याख्या क्या है इसकी, भारत की सबसे ऊंचाई पर झील स्थित झील चोलामू झील सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तिस्ता नदी का उद्गम स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि तिस्ता नदी जो भारत में बहते हुए बांग्लादेश में जाती है और जिसको लेके भारत और बांग्लादेश में विवाद है, उसका उद्गम यही चोलामू झील है। तिस्ता नदी का उद्गम कहां से होता है, चोलामू झील से। ये आप देख लीजिए, कभी घूमने जाओ तो चले जाइएगा, मस्त जगह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपिन द्वारा की गई थी या लॉर्ड रिपिन के काल में की गई थी। दूसरा कथन जो कहता है वो कहता है कि डब्ल्यूसी फाउंडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं कि सही नहीं है। दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हम ये नहीं पढ़ पाते कि सही कथन पूछ रहा है या गलत कथन पूछ रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा क्या होता है कि आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। अब आपको समझ में नहीं आता कि जल्दी कौन सा क्वेश्चन करना है, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना है। आप फुर्ती में करते हैं तो कई बार ये सिली मिस्टेक हो जाती हैं और प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से ही तो पूरा खेल बदल जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। अभी क्या पूछा है, अभी पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए। ए मतलब कि कथन एक सही नहीं है, हमको सही नहीं कथन का परीक्षण करना था। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में नहीं हुई है भाई, लॉर्ड रिपन के काल में नहीं, लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। 1872 मतलब कि 1872 में पहली जनगणना की गई थी और उसके बाद पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपिन के काल में हुई थी। अब यहाँ पे मैं पहली नियमित जनगणना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब 1872 में हुई थी तो भारत के बहुत छोटे से भाग में हुई थी, पहली बात। दूसरी, इसमें जो मानक थे जनगणना करने के वो बहुत ज्यादा गलत थे। लेकिन जब पहली बार नियमित जनगणना हुई तो पूरे भारत की जनगणना हुई और इसके बाद नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना कराई जा रही है। अभी भी 2021 में जनगणना होगी, आप उसमें भाग लीजिएगा। भारत के प्रथम जनगणना आयोग WC फाउंडेन थे, अतः कथन 2 सही है। तीसरा कथन मतलब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से है, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन बोलता है कि मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन नीचे दिए गए हैं, इन पर हमको विचार करना है। पहला कथन कहता है कि इसे मिथिला चित्रकला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन कहता है कि यह कला नेपाल के तराई के निकटवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। तीसरा कथन कहता है कि यह चित्रकला की चित्र सांकेतिक होते हैं, मतलब इस चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं वो सांकेतिक होते हैं। चौथा और आखिरी कथन कहता है कि इसके चित्र द्विआयामी होते हैं, मतलब कि सेकेंड डायमेंशन के होते हैं, 3D में नहीं होते हैं ये चित्र। 3D का और सेकेंड डी का अंतर आपको पता है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये पूछा गया है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है।
इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मतलब कथन एक, कथन दो, कथन तीन और कथन चार, चारों के चारों कथन सही हैं। आप बताइए कि किस, मैं बताता हूँ कि मतलब किस प्रकार सही है। सबसे पहले आप ये फोटो देख लीजिए, ये मधुबनी पेंटिंग की मधुबनी पेंटिंग है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, कितनी आराम से, मतलब कितनी शानदार इसमें नक्काशी की गई है, कितनी शानदार तरीके से बारीकियों को दर्शाया गया है। ये आप देखिए यहाँ पे जो डमरू के साथ जो रुमाल बंधा है उसमें कितनी बारीक नक्काशियां की गई हैं, आप ये सब देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी शहर के आसपास, मधुबनी शहर कहाँ है, बिहार में है मधुबनी शहर। ठीक है, मधुबनी शहर के आसपास ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाने वाली इस चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। यह कला नेपाल तराई के निकटवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। जो मधुबनी शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो भी नेपाल के तटवर्ती क्षेत्रों में, मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में है। साथ ही नेपाल का जो तराई इलाका है ना, नेपाल का तराई इलाका क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए ये नेपाल है, तो ऊपर का जो नेपाल है ना, उत्तर वाला, यहाँ पे हैं पहाड़ बड़े बड़े, माउंट एवरेस्ट हैं और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, आपको पता है। फिर जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे, इसको कहते हैं तराई इलाका, क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वहां, वो यहाँ पे जो फसल होती है उनको सींच देती हैं, इसीलिए इसको तराई इलाका कहा जाता है। ठीक है, यह हिंदू धार्मिक रूपकों से प्रेरित है तथा इन चित्रकलाओं के चित्र सांकेतिक होते हैं। आपने देखा यहाँ पे कि ये हिंदू धर्म से संबंधित, ये आप सामने देख सकते हैं। और इसमें एक सिंबॉलिक फोटो है, मतलब कि इसमें अर्धनारी है, शिव जी भी हैं और पार्वती जी हैं, तो ये एक सिंबॉलिक फोटो भी प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या डिटेल्स है, कोई छाया प्रवाह ना होने के कारण यह चित्रकला द्विआयामी है। दोहरी पंक्ति का किनारा, गहरे रंगों का प्रयोग, अलंकृत पुष्पपथ, पेंटर पेंट्स तथा अतिरंजित मुख्य मुद्राएं इस चित्रकला की विशेषताएं, ये आपको याद रखना जरूरी है, विशेषताएं क्या क्या हैं। उल्लेखनीय है कि 1970 में जब राष्ट्रपति ने जितमपुर गांव की जंगबंगा जगदम्बा देवी को पुरस्कृत किया था, तब इस चित्रकारी की नई पहचान मिली थी, मतलब कि सब फिर जानने लगे थे कि ये चित्रकारी क्या है एक्चुअली में। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इससे संबंधित अन्य चित्रकार जो हैं वो है बुआ देवी, गंगा देवी, सीता देवी। ठीक है, चूंकि यह कला एक विशिष्ट भूभाग में होती है, कहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया कि एक तो नेपाल के तराई इलाके में होती है और एक मधुबनी जो शहर है बिहार का, वहां पर ये पेंटिंग होती है, इसलिए इसको जीआई टैग, मतलब कि भौगोलिक सांकेतक दिया गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पॉलिटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं या इसको आप इंडियन हिस्ट्री से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि भारत शासन अधिनियम 1858, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया था। दूसरा कथन कहता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बनी रही। तीसरा कथन कहता है कि गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। चौथा और आखिरी कथन कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल नहीं, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो वायसराय था। ठीक है, तो चौथा कथन कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम वायसराय थे। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी। बी मतलब कि कथन एक और कथन तीन बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड इसमें कैसे लगती है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको अगर एक कोई सा कथन पता है या एक ऑप्शन पता है, तो आप उसके सहारे दूसरे जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो, ताकि आपके ऑप्शन सही करने की संभावना बढ़ जाए। यहाँ पे चौथा जो कथन दिया गया है, इसको सब, मतलब जितने भी लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं या इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, सबको पता है कि भाई जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भारत के प्रथम गवर्नर वायसराय नहीं थे, बल्कि जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पर अब चौथा कथन जो है वो गलत ठहर जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे सही बताना था, तो चौथा तो गलत हो गया, तो आप एलिमिनेट कर दोगे। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी चौथा ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं दिया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं और 50-50 के हिसाब से
आप इनमें से अपना सही उत्तर निकाल सकते हो। और ये भी सबको पता है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि गवर्नर जनरल का नाम जो था वो बदलकर वायसराय कर दिया, तो कथन 3 सही होता है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से उत्तर निकाल सकते हो, क्योंकि कथन 3 यहाँ नहीं दिया है, लेकिन कथन यहाँ 3 दिया गया है, तो आपका उत्तर इस प्रकार से निकल गया कितनी आसानी से। थोड़ा इस जो एक्ट है इसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि ये जो वायसराय का पद है इस एक्ट के तहत सृजन किया गया था, और जो प्रथम हमारे वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नया पद का सृजन किया गया था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और उसे संपूर्ण शक्तियां प्राप्त थी भारत के अंतर्गत कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और वो जो डिसीजन लेगा, वो जो निर्णय लेगा, उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय एक परिषद बना दी गई थी। और इस परिषद को निगमित निकाय मतलब कि कॉरपोरेट बॉडी का दर्जा दिया गया था, कि ये जो निगमित निकाय है अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मन से करेगा तो इस पर जो इंग्लैंड है या भारत है वहां पर कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है इन 15 मेंबर्स पे। तो हर कुछ नहीं भाई, रूल के हिसाब से जो भी करना है। ठीक है दोस्तों। और ये जो जितनी भी घोषणाएं थी कि हम गवर्नर जनरल का पद वायसराय बनाएंगे, ये सब जो बातें थी, ये 1 नवंबर 1858 के तहत जो इलाहाबाद है वर्तमान समय में प्रयागराज, वहां पे एक टाउन हॉल में एक मीटिंग चल रही थी, उस टाइम वायसराय साहब द्वारा ये जो घोषणाएं थी वो की गई थी। किसके हवाले से की गई थी? महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इतना ये क्विज था। 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, 5 में से आपके कितने सही हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में दर्शाएं। मेंस का क्वेश्चन जो आज का है वो एथिक्स का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा मैं ऐसे व्यक्ति को अधिक साहसी मानता हूं जो अपनी इच्छाओं का दमन कर सके। अब ये किसी का कोट है, मतलब किसी ने बोला है, महात्मा गांधी ने बोला है, बी आर अम्बेडकर ने बोला है। आपको अगर याद है तो लिख देना, नहीं याद है तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसका विश्लेषण करना है कि इस लाइन का क्या मतलब आपके लिए होता है। देखिए एथिक्स के क्वेश्चन की ब्यूटी ये होती है, खूबसूरती ये होती है कि मैं जो आंसर लिख रहा हूं सेम वो आप नहीं लिखोगे, आपका भी सही हो सकता है, मेरा भी सही हो सकता है। मतलब एक कोई सार्वभौमिक ऐसा आंसर नहीं है कि आंसर की बता दी कि भाई ये होना चाहिए इसमें, और जब कॉपी वाला मतलब जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा तो उसको यही मिलेगा जब ये अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं, एथिक्स का क्वेश्चन कोई कुछ कुछ भी लिख सकता है, मतलब बस वो सही होना चाहिए एथिक्स में, मतलब उसमें नैतिकता दिखना चाहिए, ओरिजिनलिटी दिखना चाहिए इंसान की। तो आप लिखने का प्रयास कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।